स्वागत है आपका द टॉपर जोन में। आज हम समय में एक बहुत लंबी बहुत गहरी यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो गुफाओं में गूंजते पत्थरों की आवाज से शुरू होती है और ज्ञान के स्वर्ण युग तक पहुंचती है। बिल्कुल, ये कहानी है प्राचीन भारत की। कैसे एक शिकारी किसान बना, कैसे गांव शहर बने और कैसे छोटे छोटे कबीले विशाल साम्राज्यों में ढल गए। सही कहा। और हमारा मकसद सिर्फ राजाओं के नाम या युद्ध की तारीखें रटना नहीं है। हम उस सोच को पकड़ने की कोशिश करेंगे जिसने इन बदलावों को जन्म दिया। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे विचारों ने समाज को आकार दिया, कैसे एक युद्ध ने शांति का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। तो इस सफर की शुरुआत कहाँ से करें? चलिए इस कहानी की परतें खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां न घर है न खेत, घना जंगल है और इंसान गुफाओं में रह रहा है। हाँ, गुफाओं में। और उसके सबसे बड़े हथियार और औजार है पत्थर। ये पाषाण युग था। और ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है, हमारे पास इसका ठोस सबूत है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं को देखें। अच्छा, हाँ। वहां हजारों साल पुरानी चट्टानों पर उस दौर के इंसानों ने चित्र बनाए हैं। अच्छा, उन चित्रों में शिकार के दृश्य हैं, नाचते गाते लोगों के समूह हैं। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। वो इंसान सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं जी रहा था। नहीं, उसके अंदर एक कलाकार था, एक कहानीकार था। बिल्कुल सही। और यहीं से इंसान के विकास का एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। हजारों साल शिकार करने के बाद इंसान ने सोचा होगा कि ये रोज रोज का जोखिम, ये अनिश्चितता, हाँ, कब तक चलेगी? कब तक? तो क्यों ना भोजन को अपने काबू में किया जाए। बिल्कुल। क्यों ना बीज बोकर फसल उगाई जाए और जानवरों को पाला जाए। हाँ, जानवरों को मारकर खाने की जगह उन्हें पालतू बनाया जाए। अच्छा। और इसी एक सोच ने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ। ये नवपाषाण क्रांति थी, खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब इंसान को खाने के लिए भटकने की जरूरत नहीं थी। वो एक जगह टिक कर रह सकता था। एग्जैक्टली। इसी से गांव बसे, समुदाय बने और सभ्यता की पहली ईंट रखी गई। ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं था, ये इंसान की सोच में आया एक जबरदस्त बदलाव था। गांव बसने के बाद कहानी आगे कैसे बढ़ती है, क्योंकि गांव से शहर और साम्राज्य तक का सफर तो अभी बाकी था। हाँ, और अगला कदम तो एक ऐसी छलांग थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पाषाण युग के हजारों साल बाद, लगभग 2500 ईसा पूर्व, सिंधु घाटी सभ्यता। बिल्कुल, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर उभरते हैं जो अपने समय से कहीं कहीं आगे थे। मैंने इनके बारे में पढ़ा है। सीधी एक दूसरे को समकोण पर काटती सड़कें, पक्की ईंटों के घर, 2-2 मंजिला घर, और हर घर में अपना बाथरूम और टॉयलेट, और सबसे बड़ी बात, वो ढकी हुई नालियों का पूरा नेटवर्क। आज भी मुश्किल है वैसा मिलना। हाँ, आज भी भारत के कई शहरों में ये व्यवस्था नहीं है। यही तो कमाल है। मोहनजोदड़ो में मिला महास्नानागार, द ग्रेट बाथ, सोचिए, एक विशाल सामुदायिक स्विमिंग पूल जैसा, जो शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता था। ये सब एक बेहद संगठित, योजनाबद्ध और सफाई पसंद समाज की तरफ इशारा करता है। ये शहर इतने योजनाबद्ध लगते हैं। ग्रिड पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम, ऐसा लगता है जैसे किसी एक केंद्रीय शक्ति ने इन्हें बनाया हो। सही। तो क्या हमें वहां से महलों या भव्य राजाओं के मकबरों जैसे कोई सबूत मिले हैं, जैसे मिस्र में पिरामिड मिलते हैं? यही तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दिलचस्प रहस्य है। हमें कोई भव्य महल, कोई राजा की कब्र या कोई विशाल मंदिर कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि शायद वहां पुजारियों या व्यापारियों का एक समूह मिलकर शासन करता था, ना कि कोई एक निरंकुश राजा। अच्छा। ये एक ऐसी शहरी सभ्यता थी जो शायद बिना किसी सम्राट के चल रही थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है। एक मिनट, जब आप कहते हैं कि उनके व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया यानी आज के इराक तक थे, हाँ, तो हम बात कर रहे हैं आज से 4500 साल पहले की। ये तो अविश्वसनीय लगता है। ये उनकी इंजीनियरिंग और हिम्मत का सबूत है। हमें मेसोपोटामिया में हड़प्पा की मोहरें मिली हैं। अच्छा। जिसका मतलब है कि वे समुद्री जहाज बनाते थे और नियमित व्यापार करते थे। लेकिन फिर लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये महान सभ्यता अचानक से पतन की ओर चली गई। शहर वीरान हो गए। और इसका कारण आज तक एक रहस्य है ना? हाँ, और ये रहस्य आज भी इतिहासकारों को बांटता है। कुछ पुरानी थ्योरी आर्यों के आक्रमण की बात करती थी, जिसे अब ज्यादातर विशेषज्ञ नहीं मानते, सबूतों के अभाव में। हाँ, नई रिसर्च जलवायु परिवर्तन की ओर इशारा करती है। शायद सरस्वती नदी सूख गई, जो इस सभ्यता की जीवन रेखा थी।
या शायद मॉनसून का पैटर्न बदल गया होगा। जिससे खेती बर्बाद हो गई। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा सबक ये है कि सबसे उन्नत सभ्यताएं भी पर्यावरण के बदलाव के आगे कितनी नाजुक हो सकती हैं। सिंधु घाटी के शहरों के वीरान होने के बाद भारत के इतिहास का अगला पन्ना कौन सा है? अगला अध्याय है वैदिक काल का। ये वो दौर था जब वेदों की रचना हुई, खासकर ऋग्वेद की। जो दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। सही। ये हमें उस समय के लोगों की सोच, उनके समाज और उनके जीवन के बारे में बताता है। और ये समाज सिंधु घाटी की शहरी सभ्यता से बिल्कुल अलग था। किस तरह से अलग था? ये ज्यादातर ग्रामीण और कबीलाई समाज था। लोग जन नाम के कबीलों में रहते थे और संपत्ति का मुख्य पैमाना जमीन नहीं, गायें थीं, जमीन नहीं। जिसके पास जितनी ज्यादा गायें वो उतना अमीर। अच्छा। और राजा की शक्ति असीमित नहीं थी। उसे सलाह देने के लिए सभा और समिति जैसी संस्थाएं थीं। तो क्या ये आज की संसद की तरह थी? कुछ हद तक, लेकिन ज्यादा कबीलाई। समिति एक आम सभा की तरह थी, जबकि सभा ज्यादा चुनिंदा और वरिष्ठ लोगों की एक परिषद जैसी होती थी। यह दिखाता है कि शुरुआती वैदिक काल में शासन में एक सामूहिक भागीदारी की भावना थी। धीरे धीरे यही कबीले गंगा के मैदानों में बसने लगे और लोहे के इस्तेमाल ने सब कुछ बदल दिया। लोहे ने? वो कैसे? लोहे के हल और कुल्हाड़ियों से गंगा के घने जंगलों को साफ करना और कठोर जमीन को जोतना आसान हो गया। तो खेती का उत्पादन बढ़ गया होगा? कई गुना बढ़ गया। अब जो समाज पहले पशुओं पर निर्भर था, वो कृषि प्रधान बन गया। और जब अनाज जरूरत से ज्यादा होने लगा तो एक नई चीज का जन्म हुआ, टैक्स। और जहां टैक्स आया वहां एक स्थायी सेना और एक बड़ा राज्य बनाने की ताकत भी आ गई होगी। बिल्कुल। इसी ताकत के दम पर कुछ बड़े जनपदों ने छोटे छोटे जनपदों को निगलना शुरू कर दिया। और ऐसे ही 600 ईसा पूर्व के आसपास जनपदों से महाजनपदों का उदय हुआ। 16 महाजनपद? हाँ, पूरे भारत में ऐसे 16 बड़े राज्य बन गए जो आपस में वर्चस्व के लिए लड़ने लगे। और इसी दौर में सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि एक वैचारिक हलचल भी हो रही थी। लोग सवाल उठा रहे थे। हाँ, एक बौद्धिक क्रांति हो रही थी। लोग पूछ रहे थे, क्या यज्ञों में जानवरों की बलि देना जरूरी है? क्या जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा या नीचा मानना सही है? जीवन का असली मकसद क्या है? सही। और इन्हीं सवालों के गर्भ से 2 महान विचारकों और 2 नए धर्मों का जन्म हुआ, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध। सही। महावीर स्वामी ने जैन धर्म का रास्ता दिखाया और अहिंसा परमो धर्मा का संदेश दिया। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल। उसी समय एक राजकुमार सिद्धार्थ, जो ज्ञान की खोज में अपना महल छोड़कर निकल पड़े थे, गौतम बुद्ध बने। उन्होंने दुनिया को बताया कि जीवन में दुखों का मूल कारण हमारी इच्छाएं, हमारी तृष्णा है। और उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। हाँ, अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग। इन दोनों दर्शनों ने भारतीय समाज पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। महाजनपदों की आपसी लड़ाई में आखिरकार एक महाजनपद सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा, मगध। और यहीं से मंच पर एंट्री होती है भारतीय इतिहास के एक सबसे बड़े नायक की, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके साथ उनके गुरु, सलाहकार और प्रधानमंत्री चाणक्य। इन दोनों की जोड़ी ने नंदवंश को उखाड़ फेंका और 322 ईसी पूर्व में भारत के पहले एकीकृत साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और चाणक्य का लिखा अर्थशास्त्र आज भी पढ़ा जाता है। हाँ, शासन कला और कूटनीति का एक बेजोड़ ग्रंथ माना जाता है। चंद्रगुप्त के बाद उनके पोते अशोक सम्राट बने, जिन्हें अशोक महान कहा जाता है। लेकिन उनकी महानता की कहानी एक बहुत ही हिंसक युद्ध से शुरू होती है, कलिंग का युद्ध। हाँ, कलिंग मतलब आज का ओडिशा। उस समय एक शक्तिशाली राज्य था। अशोक उसे अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। युद्ध हुआ और बहुत भयानक हुआ। कहा जाता है कि 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और उससे भी ज्यादा बंदी बनाए गए। कलिंग की धरती खून से लाल हो गई थी। और युद्ध जीतने के बाद जब अशोक उस मैदान में गए तो उस विनाश को देखकर उनका दिल बदल गया। और ये जो बदलाव था, मतलब इतिहास में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो, एक विजेता अपनी सबसे बड़ी जीत के मैदान में खड़ा हो और कहे, बस अब और नहीं। ये वाकई हैरान करने वाली बात थी। उस विनाश ने अशोक को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने हिंसा का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। इसके बाद उन्होंने धम्म नीति की शुरुआत की। ये क्या थी? यहाँ अशोक सिर्फ एक धर्मात्मा नहीं बल्कि एक चतुर राजनेता भी बनकर उभरते हैं। सोचिए, एक इतने विशाल और अलग अलग संस्कृतियों वाले साम्राज्य को
सिर्फ तलवार के दम पर एक साथ रखना नामुमकिन था। हाँ, धम्म नीति सिर्फ नैतिक उपदेश नहीं थी, ये एक तरह का सिविल कोड था, एक गोंद थी जो सबको जोड़ सकती थी। जैसे बड़ों का आदर, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और जीवों पर दया का संदेश। यह सैन्य विजय से कहीं ज्यादा स्थायी विजय थी। और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का उनका तरीका भी अनोखा था। बिल्कुल। आज हम सोशल मीडिया के युग में रहते हैं, लेकिन सोचिए उस जमाने में एक शासक अपनी बात करोड़ों लोगों तक कैसे पहुंचाता होगा। हाँ, अशोक के ये स्तंभ और शिलालेख उस दौर के, आप कह सकते हैं, ब्रॉडकास्ट चैनल थे। उन्होंने अपने संदेश पत्थर पर खुदवा दिए ताकि वो हमेशा के लिए अमर हो जाएं। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य बिखरने लगा, लेकिन इसी राजनीतिक उथल-पुथल के दौर में वो जमीन तैयार हो रही थी जिस पर भारत के अगले महान साम्राज्य की नींव रखी जानी थी। गुप्त वंश की। सही कहा। इस बीच के दौर ने भारत को मध्य एशिया और यूनान की संस्कृतियों से जोड़ा। इसी मेलजोल से एक नई ऊर्जा पैदा हुई। और वो था गुप्त काल, जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। स्वर्ण युग क्यों? ऐसा क्या खास था इस दौर में? क्योंकि इस दौर में भारत ने ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला में वो ऊंचाइयां छुईं जो अद्भुत थीं। इसी दौर में महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य का सिद्धांत दिया। जीरो। उन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। और कालिदास भी तो इसी युग में हुए थे। हाँ, महाकवि कालिदास, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम जैसे अमर नाटक रचे। सिर्फ ज्ञान ही नहीं, गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जैसे शक्तिशाली शासक भी थे। समुद्रगुप्त को तो भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, उनकी सैन्य विजयों के कारण। हाँ, ये राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि का दौर था जिसने कला और विज्ञान को फलने फूलने का माहौल दिया। एक बात जो अक्सर इस कहानी में छूट जाती है वो ये है कि जब उत्तर में ये सब हो रहा था तब दक्षिण भारत की अपनी एक अलग ही कहानी चल रही थी। और ये बहुत जरूरी बात है। भारत का इतिहास सिर्फ गंगा के मैदान का इतिहास नहीं है। उसी समय दक्षिण में चोल, चेर, पांड्य और बाद में पल्लव जैसे शक्तिशाली राजवंश थे। चोलों की नौसेना के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत शक्तिशाली थी। बहुत ज्यादा शक्तिशाली। चोलों ने एक ऐसी नौसेना बनाई जिसने बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील में बदल दिया था। अच्छा। उन्होंने न सिर्फ श्रीलंका बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों जैसे आज के मलेशिया और इंडोनेशिया तक अपना प्रभाव फैलाया। और दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला? वो तो अद्भुत है। पल्लवों के महाबलीपुरम के रथ मंदिर या चोलों का बनाया बृहदीश्वर मंदिर, ये इंजीनियरिंग और कला के ऐसे नमूने हैं जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। तो आज की ये यात्रा हमें गुफाओं में रहने वाले शिकारी मानव से लेकर शून्य की खोज करने वाले आर्यभट्ट और समुद्र में साम्राज्य बनाने वाले चोलों तक ले आए। ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये सोच के विकास की कहानी है, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ने की कहानी है। बिल्कुल। हमने पत्थर के हथियारों से शुरुआत की, फिर लोहे के हल बनाए, फिर अशोक की धम्म नीति तक पहुंचे और फिर कालिदास की कविता और आर्यभट्ट के ज्ञान तक। इस पूरी कहानी को देखने के बाद एक सवाल मन में उठता है। इतिहास की धारा को आगे बढ़ाने वाली असली ताकत क्या है? क्या वो युद्ध और संघर्ष है, जैसे कलिंग का युद्ध जो नए साम्राज्यों को जन्म देता है? या फिर वो शांति, सहयोग और ज्ञान की खोज है, जैसे बुद्ध के विचार या गुप्त काल की वैज्ञानिक उन्नति जो असल में सभ्यता को महान बनाती है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। इतिहास हमें दोनों के उदाहरण दिखाता है। शायद विकास इन दोनों के तनाव से ही पैदा होता है। लेकिन ये सोचने वाली बात जरूर है कि हम एक समाज के तौर पर किसे अपनी असली विरासत मानना चाहते हैं, तलवार की जीत को या विचार की उड़ान को? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचने की जरूरत है।